आज के दिन जो है वो भ्रम दूर करना है, क्योंकि अधिकतर लोगों के दिमाग में ये भ्रम है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक है उसके अंदर 4 चैप्टर हैं। अगर मैं कंसेप्चुअली बात करूं तो 2 चैप्टर हैं। पहला बेस बनाओ, रेशियो करो, और दूसरे में कैश फ्लो निपटा दो। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मुझे 4 चैप्टर अलग अलग दिनों दिन करने पड़े। यहां पे 20 डेज प्लेज चल रहा है, और 20 डेज प्लेज का सीधा मतलब है कि स्मार्ट स्टडी होना जरूरी है हार्ड वर्क के साथ, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई काम नहीं है जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं है। तो आइए भाईजनों, भक्तजनों, चालू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर बुक का पहला और आखिरी काम है, अगर आपको वाकई में रेशियोज करने हैं, अगर आपको वाकई में कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है, तो पहला और आखिरी रूल है कि आपको बैलेंस शीट आना चाहिए, मतलब पोजीशन स्टेटमेंट, और पीएनएल आना चाहिए, मतलब इनकम स्टेटमेंट। जब तक ये दोनों चीजें नहीं आती, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ना आपको रेशियोज बनने वाले हैं, ना आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनने वाला है। और अगर ये दोनों ही चीजें आती हैं तो कोई आने से रोक नहीं सकता। तो शुरू करते हैं। बाबा जी की बूटी #1 के अंदर हम सीखेंगे बैलेंस शीट। तो बूटी #1 में हम सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट कैसे याद रखें। देखो भाई, पुराने जमाने में, मतलब अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने बड़े अच्छे से देखा होगा कि जो बैलेंस शीट थी उसका एक लायबिलिटी साइड होता था, उसका एक एसेट साइड होता था। जब सन 2013 का कंपनीज एक्ट आया तो उसने कहा नहीं यार, हम तो कुछ नया ही करेंगे, हम कुछ यूनिक करेंगे, हम कुछ डिफरेंट करेंगे, और उसके लिए बैलेंस शीट में कुछ अलग लेके आएंगे। तो उन्होंने बोला जो लायबिलिटी साइड है उसमें जो बंदा पैसा लगाता है, कैपिटल बोलते थे, याद करो, कैपिटल, उसको नाम दे दिया उन्होंने इक्विटी। और बाकी जो भी एक्सटर्नल पार्टीज पे डिपेंड करता है, जो हमें बाहर वालों को पे करना है, उसको नाम दिया उन्होंने लायबिलिटीज। मतलब जो ओनर ने लगाया वो इक्विटी, और जो बाहर का है वो हुआ लायबिलिटीज। साथ साथ में दूसरे पार्ट में एसेट्स, बेचारा वैसे ही एसेट्स रहा, क्योंकि उसके अंदर कुछ यूनिकनेस नहीं लेके आ सकते थे। ठीक है भाई, मतलब बैलेंस शीट मेजरली 2 पार्ट में आती है। पहला हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरा हो गया एसेट्स। ये मेजर हेड्स याद रखना जरूरी है। अब यहां पे हम आगे बढ़ना जब चालू करते हैं तो देखते हैं, इक्विटी को बोला जाता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब होता है वो लोग जिन्होंने मार्केट में आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, शेयर होल्ड करके रखा है, उसको नाम देते हैं शेयर होल्डर्स फंड भाई। अब शेयर होल्डर्स फंड का पैसा जो है अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि कहलाए आपका शेयर कैपिटल। वाई शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल ही क्यों बोला? क्योंकि आपने हिस्सा खरीदा है कंपनी में और उसके रेफरेंस में आपने पैसा दिया है, कैपिटल दी है, इसलिए उसको नाम दिया गया शेयर कैपिटल। साथ साथ में अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट का पार्ट बचा के रखती है, सरप्लस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, उस पार्ट से जो बचा के रखेगी वो कहलाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। सीधी बात है, कहने का मतलब इक्विटी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट हो गया जो आपकी कैपिटल है, वो कैपिटल कहलाई आपकी शेयर कैपिटल। और दूसरा जो प्रॉफिट कमाया, पहले हम जोड़ देते थे, जब पिछले साल 11th में हमने किया था तो कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ते थे। इस साल डिफरेंट ये है कि वो प्रॉफिट को अलग से रखा जाता है भाई, बाय द नेम ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले इक्विटी को बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। बस हो गया, यहां तक हमारा किस्सा खत्म। अब आते हैं लायबिलिटीज पे। ये जो लायबिलिटीज होती हैं, मतलब जो एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल वाले होते हैं, बाहर वाले, जो अपना ओनर होता है वो घर वाला होता है। अब भले वो आम जनता ही क्यों ना हो, जिन्होंने पैसा लगाया हो, फिर भी वो घर वाले ही कहलाएंगे, क्योंकि वो ओनर है, ओनर्स फंड कहलाएगा। लेकिन ये जो लायबिलिटीज होती है, ये लायबिलिटीज एक्सटर्नल पार्टीज होती है। अब एक्सटर्नल पार्टीज से आप 2 तरह का उधार ले सकते हो। लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं ना, तो वो 2 तरीके का उधार कौन सा हुआ? पहला तो हो गया बहुत ही लंबे वक्त के लिए ले लिया, से फॉर एग्जांपल 5 साल या उससे ज्यादा के लिए ले लिया। और दूसरा हो सकता है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो, से फॉर द ऑपरेटिंग साइकिल। अब करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज का वो जमाना गया जब आप बोलते थे वो सर 1 साल का होगा तो वो करंट लायबिलिटी होगा, 1 साल से ज्यादा का होगा तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होगा। वो जमाना गया है ना। स्टोन एज में नहीं जी रहे हम, जो 1 साल से डिफाइन करेंगे टाइम पीरियड को। दुनिया बदल रही है, आप भी बदलो। आज के टाइम पे हम नॉन करंट लायबिलिटीज को बोलते हैं वो लायबिलिटीज जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर पे करनी है, और करंट लायबिलिटीज जो विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल पे करनी है ना। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूं। जिस टाइम तक प्रोडक्शन चलता है ना, ये प्रोडक्शन में भी 12 महीने चल सकता है, 12 महीने की क्लॉक साइकिल हो सकती है कि भाई 12 महीने में खत्म हो जाएगा प्रोडक्शन।
मे बी 18 महीने तक जा सकता है, मे बी 24 मंथ्स तक जा सकता है, कई फॉर्म्स का 24 मंथ तक जाता है। तो 24 मंथ के अंदर कोई भी काम होता है तो वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, उसके अंदर कोई भी लायबिलिटी फॉल होती है, करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर चले जाओ, जो फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल होता है सबका अलग अलग होता है, तो सब करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज को अलग अलग डिफाइन करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर चले गए तो वो नॉन करंट लायबिलिटी बन गई। हां, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सबके लिए नॉन करंट लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स ऑब्वियसली ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर ही रहती हैं सारी कंपनीज के लिए, तो उसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे वन मार्कर आ जाता है और याद आ जाए, अरे बाबा जी ने बताया था यार करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, द लायबिलिटीज व्हिच फॉल विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल आर करंट लायबिलिटीज, द लायबिलिटीज दैट फॉल्स आउटसाइड द लिमिट ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब मैंने यहां पे करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज लिख तो दिए हैं, याद रखना पहले नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं फिर करंट लायबिलिटीज आती है अगर बैलेंस शीट में ऑर्डर की बात की जाए। ठीक है भाई, नॉन करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि आपको सिर्फ एक फॉर्मेटिंग पता होना चाहिए कि भाई नॉन करंट लायबिलिटी है। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डिबेंचर्स भी आ सकते हैं, तो बैंक लोन भी आ सकते हैं, वो आपको बैलेंस शीट देख के समझ में आ जाएगा। सीधी बात यहां पे ये है, आई एम जस्ट मेकिंग यू फैमिलियर विद द बैलेंस शीट, दैट्स इट। एक बार रिश्ता जुड़ जाए ना, अपने आप सारी चीजें बनने लगेंगी। फिर आते हैं करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी मतलब ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर देने वाली। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे, ट्रेड पेबल्स। नाउ ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? जो बिजनेस के कारण हमें लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलूंगा, बेसिकली विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल जो हमें पे करना पड़ता है, जैसे हो गए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो ये ट्रेड पेबल्स होते हैं विद इन द शॉर्ट पीरियड, यानी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जो रॉ मटेरियल वगैरह हम उधारी पे नहीं खरीद लेते, उसके लिए जो हमें रीपे करना पड़ता है, तो वो हो गया आपका। फिर अदर करंट लायबिलिटीज भी आ जाती हैं आपकी, तो मतलब इसके अंदर भी आपके लिए बहुत आसान है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो जाती है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो ये सारी चीजें करंट लायबिलिटीज होती है। मतलब आपको देख के समझ में आ जाएगा हाँ भाई कौन सी करंट है कौन सी नॉन करंट है, क्योंकि आप लॉजिक लगाने लगोगे कि अब डिबेंचर्स जो हैं वो मैं 5-6 महीने में तो पे कर नहीं दूंगा, 8-10 महीने में तो पे कर नहीं दूंगा। डिबेंचर्स जो होते हैं वो 10-10, 15-15 साल के लिए लिए जाते हैं। बैंक लोन जो होता है अगर शॉर्ट टर्म करके नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली बैंक लोन लंबे वक्त के लिए है, तो ऑब्वियसली वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी। चलो ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हमने ऑब्वियसली लंबे वक्त के लिए खरीदे हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में देखा जाए तो पहले तो आ जाते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आ जाते हैं आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल जिनको छू सकते हो भाई, देख सकते हो कि हाँ भाई ये रखा हुआ है, ये हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है, ये हमारे पास फर्नीचर रखा हुआ है, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी खड़ी हुई है, तो वो सब दिखता है, तो हमारा टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाते हैं गुडविल। अब वो गुडविल होती है जो परचेज है, यानी जिसके लिए हमने कोई वैल्यू पे की है, वो वाली गुडविल हो गई। उसके बाद गुडविल के अलावा आ जाता है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क वगैरह। पेटेंट क्या होता है? अगर आपके पास कोई ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी रहे क्योंकि आपने डेवलप की है, तो आप उसका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लोगे, दैट इज पेटेंट। कॉपीराइट, कोई आपका आर्टिस्टिक वर्क है, आप नहीं चाहते कोई उसको चोरी करे, आपने मूवी बनाई है, आप नहीं चाहते कि कोई उसको कॉपी कर ले, तो आपके पास उसका कॉपीराइट आ जाएगा भाई, आप कॉपीराइट करवा लोगे उसका। ट्रेडमार्क, जिस पर्टिकुलर ब्रांड नेम के अंदर, जिस पर्टिकुलर लोगो के अंदर आप काम कर रहे हो वो आपका है, आपने डिजाइन किया है, तो आप उसका ट्रेडमार्क करा लोगे, क्योंकि उसी से आप ट्रेड करोगे। हर बार जब भी किसी से ट्रांजैक्शन करोगे वो ब्रांड नेम, वो लोगो ही आपको रिप्रेजेंट करेगा। ये सारी चीजें मिलकर हमारा जो है इंटेंजिबल एसेट बनता है। फिर और क्या क्या आ सकते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं जो हमने करके रखे हो, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स आ सकते हैं हमारे। उसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने किसी को लोन्स और एडवांसेस दे रखे हैं तो वो भी आ सकते हैं। ये सारे पार्ट होते हैं नॉन करंट एसेट्स के। करंट एसेट्स के अंदर आपके आ जाते हैं इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं आपके। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म में जो पैसा मिलना है हमने उधारी पे बेचा था, जैसे हमारे डेटर्स, जैसे हमारा बिल्स रिसीवेबल। ये जो चीजें हैं बेसिकली ये हमारा पार्ट बनती है करंट एसेट्स का। अगर आपको बैलेंस शीट याद नहीं है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको बैलेंस शीट याद होनी चाहिए, तभी मैं आपको रेशियोज बता सकता हूं, तभी मैं आपको कैश फ्लो समझा सकता हूं, या मैं कोई भी चीज किसी भी पर्सपेक्टिव से सिर्फ इनके ही थ्रू करवा पाऊंगा। मैं नहीं करवा सकता अगर आपको बैलेंस शीट की नॉलेज नहीं है।
जो मैंने बेसिक बैलेंस शीट बनाई है, एक बार इसको नोट डाउन करो और फिर देखो मैं आपको कैसे सिखाता हूं कि चीजों को कैसे करना है। तो अब मेरे को आपको इनकम स्टेटमेंट भी याद कराना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू होगा पहला। तो आपका मतलब जो इनकम होगी वो रेवेन्यू आपका होगा सेल्स से। सेल्स का इस साल नया नाम आ चुका है, यानी वो तो चला आ रहा है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब नेट सेल्स ना बोल के हम बोलते हैं, 11वीं कक्षा में नेट सेल्स बोलते थे, याद है आपको, उसको इस साल बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी जो आपने पैसा कमाया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों अलग कंसेप्ट हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नेट सेल्स, लिख लो कहीं पे अभी के अभी। और अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, कॉग्स, जो पिछले साल हुआ करता था 11th में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फिर से बोल देता हूं एक बार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स टू नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो रेवेन्यू हो गई हमारी सेल्स से होने वाली इनकम, लेकिन उसके अलावा भी हमारी बाकी इनकम होती है। तो उसके अलावा जहां से भी इनकम हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो भी है वो इनकम यहां पे ऐड करो। आपकी जो इनकम आएगी वो कहलाएगी टोटल इनकम। जैसे ही आपकी इनकम आ गई, आपको खर्चे जोड़ना चालू करने हैं। अगेन यहां पे मैंडेटरी हो जाता है, अगर फिर आपको रेशियोज करना है और कैश फ्लो करना है तो एक्सपेंसेस के नाम पता होना चाहिए, बहुत मैंडेटरी है, जो आज आप मेरे साथ याद करोगे। मतलब देखो क्या है, या तो मेरे साथ याद कर लो या वही माथा फोड़ते रहो, बुक देखते रहो, ऐसा लगे क्या मनूस चीज है, कैसे करेंगे यार इतना सारा। यार तो अपन कॉम्प्रो करते हैं ना यार, अपन मिलकर काम करते हैं। देखो कैसे, एक्सपेंसेस के अंदर पहला आ जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब वो जो मटेरियल लग रहा है ना, यूज में आ रहा है, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, पहला खर्चा तो वही हो गया। दूसरा आ जाता है उसके अलावा अगर हमने कोई और रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उसको भी यहां पे लिखो। फिर चेंज इन इन्वेंट्री, मतलब यहां पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस है वो आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री, मतलब ओवरऑल इन्वेंट्री में कितना चेंज आया। जैसे ये तीन चीजें आई, ये फर्स्ट स्टेप कहलाता है कि फर्स्ट स्टेप में कौन कौन सी चीजें आएंगी। सेकंड में आते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉइज को आप पे करते हो, रेम्यूनरेशन वगैरह, वो सारी चीजें यहां पे आती है। उसके साथ साथ हम लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको पे करना पड़ेगा, या और तरीके के भाई लोन ले रखा है उस पर बेसिक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और अन्य एक्सपेंसेस। याद करना टफ नहीं था, पहली स्टेज में 3, दूसरी स्टेज में मैंने आपको सिखाए 3, और आखिरी में बेचारा एक जो अकेला पड़ गया वो है अन्य। तो याद करना आसान है, टोटल 3 + 3 + 1 यानी 7 एक्सपेंसेस आपको याद रखने हैं। और बोल रहा हूं मैं बार बार कि मैंडेटरी है। तो शुरू करें एक बार, पक्का पक्का ना, चलो ठीक है। तो मैं भी नहीं देख रहा, आपसे नजरें मिला के बात करूंगा, आप मुझे देख के बताओगे क्या है। हाँ, तो पहला क्या है भाई लोग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, सही बोल रहे हो भाई। दूसरा मुझे देखना पड़ जाएगा, देखो भाई तुम लोग नहीं बताओगे तो। हाँ क्या है भाई, अच्छा परचेजेस, हाँ भाई बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल परचेजेस दूसरा है यार। तीसरा क्या है भाई, चेंज इन इन्वेंट्रीज, बिल्कुल सही है यार, वो भी ठीक है। पहली स्टेज खत्म हो गई, दूसरी पे आ जाए, चलो दूसरा देख लेते हैं यार। ठीक है, दूसरे में सबसे पहला आ जाता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हो ना, यानी उनके लिए जो सैलरी वगैरह दे रहे हो आप, बिल्कुल सही है, मतलब तुम समझ गए। अब यार मुझे दूसरा याद नहीं आ रहा यार कि दूसरा क्या है। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यानी जो इंटरेस्ट वगैरह बैंक लोन और डिबेंचर्स पे कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, वो भी हो गया। तीसरा क्या है, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बिल्कुल सही है। डेप लगता है टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट्स पे, जैसे गुडविल की वैल्यू कम होना, ट्रेडमार्क कॉपीराइट की वैल्यू कम होना, तो उस पे अमोर्टाइजेशन लगता है। ठीक है भाई, ये भी खर्चा है। और आखिर में आ जाते हैं अन्य, अदर एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही, देखो याद हो गया यार, यही तो बात है तुम लोगों की यार, बहुत सही जा रहे हो। चलो भाई, तो इनकम में से अगर आप एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो एनपीबीटी आता है, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। वो कूल लग रहा था ना तो मैंने लिख दिया, सब लोग आजकल बोलते रहते हैं एनपीबीटी एनपीबीटी, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी भी एनपीबीटी, हैशटैग एनपीबीटी कर दिया अपन ने। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब आपको लिखा दिख रहा होगा, आप जब भी देखते होगे बुक्स में तो लिखा रहता है लेस इनकम टैक्स, खुपड़िया घूम जाती है कि भाई इनकम टैक्स का हमें जहां तक पता है वो तो पर्सनल इनकम पे लगता है, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में तो कॉर्पोरेट टैक्स लगना चाहिए, इनकम टैक्स कहां से लग रहा है। मतलब यार इनकम टैक्स तो पर्सनल इनकम पे लगेगा ना, और बिजनेस पे तो कॉर्पोरेट टैक्स लगना चाहिए, तो ये इनकम टैक्स क्यों दिखाते हैं जो हम पे कर रहे हैं। कभी पूछ के देखा टीचर से यार, मतलब पूछना चाहिए ना यार कि इनकम टैक्स कैसे लगा दिया आपने इनकम पे, जो बिजनेस की इनकम हो रही है उस पे कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट लेवल पे आप पे कर रहे हो। तो एक्चुअल में होता क्या है, उन्होंने सही लिखा है बुक्स में, इनकम टैक्स अगर लिखा हुआ है तो, क्योंकि हम कॉर्पोरेट टैक्स को कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी कहते हैं, इसलिए वो इनकम टैक्स वहां पे टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया, लेस करेंगे हम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो इस बार आपको पता चल गया है भाई, है ना,
वो माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, एनपीएटी आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको पता होना जरूरी है, एक बार इसको भी नोट डाउन कर लो। देखते हैं फिर आगे कैसे इसके कंपैरेटिव और कॉमन साइज वाला है ना, उसका बस बता देता हूं कि करना क्या है ताकि फिर रेशियोज भी देख ले। तो चलो भाइयों, बूटी #2 के अंदर जाकर देख लेते हैं कि ऐसा क्या स्पाइसी पक रहा है और किस तरीके से काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रिसाइज बात करूंगा, और उसके बाद जब भी तुम बुक उठा के देखोगे गारंटेड सारी चीजें बनेंगी। एंटर होते हैं हमारी बूटी #2। फर्क नहीं पड़ता है कि आपसे बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया या फिर इनकम स्टेटमेंट का, क्योंकि हमने तो दोनों ही याद कर लिया, अब भी के अब भी कर लिया। मैंने आपको बैलेंस शीट भी याद करा दी, मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट भी याद करा दिया, और बिलीव मी जितना टाइम मैं दे रहा हूं उससे आपको हार्डली 20 से 25 मिनट और ऊपर देना है, ताकि आप एक बार बुक खोल के बैलेंस शीट पूरी याद कर सको, जो जो चीजें मैंने बोली। और एक बार इनकम स्टेटमेंट तो मैं पूरा आपको बता चुका हूं, तो इनकम स्टेटमेंट तो आपको खोल के देखने की जरूरत भी नहीं है। मतलब मेरा वीडियो देखने के बाद आपको हार्डली बोल रहा हूं मैं 20 मिनट्स लगेंगे, आपको पूरी बैलेंस शीट याद हो जाएगी। इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको याद कराई दिया, पहली स्टेप में 3, दूसरी स्टेप में 3 और एक में अन्य अन्य अन्य। इनकम स्टेटमेंट भी याद हो गया और स्टेप बाय स्टेप याद कराया मैंने कि हर एक खर्चे को कैसे लेना है। टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, उसके बाद सारे खर्चे, उसके बाद एनपीबीटी आ जाएगा, लेस करेंगे इनकम टैक्स, उसका भी लॉजिक मैंने तुम्हें बता दिया, और लास्ट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा अपन ने, ठीक है। अगर बैलेंस शीट याद है तो कभी पूछ लिया कि भाई ये वाली चीज किस हेड के अंदर आती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस किस में आते हैं, भाई नॉन करेंट लायबिलिटी में बाबा जी ने बताया था, बोला था। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं, यानी मुझे पूरी फॉर्मेटिंग करवाना, पूरा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे लेते हैं। अब सीबीएसई वालों को 2017 पहले लिया जाता है, यानी प्रीवियस ईयर पहले लेते हैं, फिर करंट ईयर का फिगर लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज। कैसे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर देते हैं। 2018 हमारे लिए अभी करंट ईयर है, 2017 हमारे लिए प्रीवियस ईयर। इनका डिफरेंस जो होता है वो एब्सोल्यूट चेंज हो गया। एग्जांपल ले ले, बिल्कुल ले लेते हैं भाई। यहां पे हम ले लेते हैं 2017 में 50,000, यहां पे आ जाता है हमारा 80,000, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज जो हो गया वो हमारा 30,000 का आ गया। 80 माइनस 50 जब हमने किया तो 30,000 का एब्सोल्यूट चेंज है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये जो 30,000 का चेंज आया भाई, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। यहां से मल्टीप्लाई किया 100 से, और जो डिवीजन होगा वो प्रीवियस ईयर फिगर से होगा, मतलब 50,000 से होगा, और यहां पे इसका जो परसेंटेज निकलेगा आप वो लिखोगे। मैं तो कैलकुलेशन करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए। अब चाहे इनकम स्टेटमेंट बनाने को आ जाए जो अपन ने बनाया था, या फिर बैलेंस शीट यानी पोजीशन स्टेटमेंट आ जाए, कंपैरेटिव जो बनाते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, वो ऐसे बनाते हैं। बस आपको इतना आना चाहिए, फिर आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा सर वो 40% 30% दिया होता है, कुछ नहीं होता। एक बार देखोगे तो वो बहुत बचकानी वाली चीज है। ऊपर दिया हुआ है सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, भाई उसी के एक्सपेंसेस हैं 30%, तो 1 लाख का 30% एक्सपेंस है तो 30,000 हुआ। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आप फिगर आउट नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा रहेगा। तो उन चीजों पे टाइम मत देना, उन चीजों में कंफ्यूज मत होना। मैं बार बार कह रहा हूं, इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम उन चीजों पे टाइम देने लगे तो बड़े बड़े चैप्टर्स कहां जाएंगे। पार्टनरशिप क्यों इतना डिटेल में की? क्योंकि हर बार की दिक्कत है, आंकड़े उठा के देख लो, पार्टनरशिप मैक्सिमम मार्क्स लेके जाता है, और वही हम नहीं चाहते थे, इसलिए इस साल रोस्ट कर दिया है पार्टनरशिप को पूरी तरीके से। इसमें टाइम मत देना। ये हो गया, मैंने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का लॉजिक बता दिया। अब एक बार कॉमन साइज भी देख लेते हैं। तो हाँ भाइयों, अब मैं क्या बताने वाला हूं ऐसा जो आपको याद रखना है कॉमन साइज के अंदर। कॉमन साइज का मतलब क्या होता है वो छोड़ो, पहले ये देखो कि कॉमन साइज में करना क्या होता है। कॉमन साइज का मतलब होता है इंडिविजुअल ईयर्स के इंडिविजुअल परसेंटेजेस निकलेंगे, कोई बेस लेकर, कॉमन बेस लेकर, तभी कॉमन साइज उसको बोला जाता है। लॉजिकल है। लेकिन सबसे बड़ी पता है गलती क्या करते हैं? जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब पीएनएल अकाउंट हमारा बनता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें हर एक चीज को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना होता है, और हम करके बैठ जाते हैं टोटल रेवेन्यू से, और वहां पे गलती हो जाती है। क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ अदर इनकम आता है, दोनों को जोड़ के आता है यार टोटल रेवेन्यू हमारा, और गलती से हम करते क्या है, सारी चीजों को डिवाइड करते चले जाते हैं टोटल रेवेन्यू से, बल्कि वो गलत है। हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। यानी जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाना चालू करोगे, सबसे पहले लिखोगे भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही। मैंने जैसा फॉर्मेट आपको बताया अभी, जिस हिसाब से बताया, यानी 6 लाख रुपए मान लो 2017 का है, 2018 का 7 लाख रुपए है, तो यार सबको डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, तो ये बेचारा इसी से डिवाइड होगा, यानी 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू 100%। ये वाले का इसके साल का अगर परसेंटेज निकालना है 2018 का, 7 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख इनटू 100 तो 100%। मतलब अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे
तो पहली बार में आपका 100% ही आना है, क्योंकि आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को डिवाइड कर रहे हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। फिर कोई भी एक्सपेंस दिया हो, फिर आगे प्रॉफिट आएगा, टैक्सेस आएंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, सब चीजों को किससे डिवाइड करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इन दो के। सारे 2017 के एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, टैक्स 2017 के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड होंगे। सारे 2018 के एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, टैक्स, आफ्टर टैक्स वैल्यू 2018 के रेवेन्यू से डिवाइड होंगे। बस ये याद रखना है। बैलेंस शीट भी सेम बनेगी, बिल्कुल कॉपी, बस इसमें डिफरेंस ये आ जाएगा कॉमन साइज के अंदर कि इसमें सारी चीजें जो हैं वो डिवाइडेड बाय होंगी आपकी टोटल ऑफ बैलेंस शीट से। टोटल अब आप चाहे एसेट का ले लो चाहे लायबिलिटीज का ले लो, क्योंकि दोनों का तो होता है सेम, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप करो, आपका आंसर चालू हो जाएगा आना, और देखते हैं कौन आपको रोक सकता है। ना ना भाइयों, इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, सब करेंगे, आराम से करेंगे। लेकिन ये बताओ कि बेसिक आइडियोलॉजी आई कि नहीं आई तुम्हें जब बात आती है कंपैरेटिव कॉमन साइज की? ये मैटर नहीं करता कंपैरेटिव कॉमन साइज। जिस बच्चे को बैलेंस शीट याद हो गई और जिस बच्चे को इनकम स्टेटमेंट याद हो गया, ये मैंडेटरी है, जिसको पार्ट बी में फुल मार्क्स चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएगा, यानी सबका जो सर्वदाता है वो यही है। याद रखना, जो मैंने बता दिया वो तुम्हें याद होना चाहिए। 2 बूटी हमने खत्म कर ली है, रेशियोज को हम 2 बूटी में करेंगे और कैश फ्लो को हम आखिरी बूटी में निपटाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये जो है ना, ये प्रिसाइजली 5 बूटियों में देखना किस तरीके से खत्म होगा। तो भाई इंतजार करो, आते हैं आपके पास वापस हम। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।